जड़त्व आघूर्ण यह रेखीय गति के द्रव्यमान का घूर्णन समकक्ष है। द्रव्यमान यह बताता है कि कोई वस्तु रेखीय गति में परिवर्तन का कितना विरोध करेगी। इसी तरह जड़त्व आघूर्ण यह बताता है कि कोई वस्तु घूर्णन गति में परिवर्तन का कितना विरोध करेगी। मान लीजिए वस्तु बिंदु आकार की है, यानी बहुत छोटी है, जैसे यह, और आप द्रव्यमान के माध्यम से ही अक्ष मानते हैं, तो जड़त्व आघूर्ण शून्य के बराबर होगा। तो बिंदु द्रव्यमानों के लिए, बहुत छोटे द्रव्यमानों के लिए, उनके माध्यम से गुजरने वाले अक्ष के बारे में जड़त्व आघूर्ण हमेशा शून्य माना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम हमेशा किसी न किसी अक्ष के सापेक्ष ही जड़त्व आघूर्ण को मानते हैं। जड़त्व आघूर्ण वस्तु के द्रव्यमान, आकार और आकृति, द्रव्यमान के वितरण और घूर्णन अक्ष के अनुसार बदलता है। जड़त्व आघूर्ण को किसी वस्तु के द्रव्यमानों के उनके घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के साथ गुणनफल के योग के रूप में लिया जा सकता है, जो कि एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। एक बार फिर मैं दोहराऊंगा, किसी वस्तु का किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कणों के द्रव्यमान और उनके घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के रूप में लिया जा सकता है। गणितीय रूप से संक्षिप्त में हम इसे सिग्मा mr स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यह अक्ष है और मान लीजिए एक कण यहाँ है, m1 दूरी r1 पर, m2 दूरी r2 पर, और अक्ष को मैंने इस तरह दिखाने की कोशिश की है। देखिए ये घूर्णन का अक्ष है, घूर्णन का अक्ष यही वाला, दूरियां स्वयं अक्ष से ली जाती है। जड़त्व आघूर्ण के लिए समाकलन सूत्र है सिग्मा r स्क्वायर dm। यह इस जड़त्व आघूर्ण के लिए समाकलन सूत्र है। यदि जड़त्व आघूर्ण अधिक है तो इसका अर्थ है कि वस्तु को घुमाने के लिए अधिक टॉर्क की आवश्यकता होगी। जड़त्व आघूर्ण के आधार पर हम घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करते हैं। यहां दिया गया है घूर्णन गतिज ऊर्जा। इसे सभी संघटक कणों की गतिज ऊर्जा के योग के रूप में लिया जा सकता है इस प्रकार। यदि आप इन सभी पदों को जोड़ते जाए तो आधा बाहर ले लिया जाता है। यह m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और इसी तरह आगे है। ओमेगा सभी के लिए सामान्य होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जब वस्तु घूम रही होती है तो सभी कणों के लिए कोणीय वेग समान होता है। रेखीय वेग अक्ष से दूरी के साथ बदलता है, इसलिए आप इसे सामान्य रूप से ओमेगा स्क्वायर बाहर ले सकते हैं। अंदर जो बचता है वह है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर और इसी तरह कई पद जिन्हें ओमेगा स्क्वायर से गुणा किया जाता है। ये सीधे सीधे आधा I ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। यह घूर्णनशील वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण संबंध है। ध्यान रखें, घूर्णन गतिज ऊर्जा केवल उसी वस्तु के लिए संभव है जो घूम रही हो। यदि कोई वस्तु शुद्ध स्थानांतरण गति में है तो आप देख सकते हैं उसमें रैखिक और कोणीय संवेग दोनों हो सकते हैं, लेकिन जब वस्तु केवल घूर्णन गति में होती है तो उसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी, उसमें कोणीय संवेग होगा। अब एक परिभाषा और है जिसे अभी कवर करना बाकी है, वह है जड़त्व त्रिज्या k। I बराबर है mk स्क्वायर। जड़त्व त्रिज्या और जड़त्व आघूर्ण किसी निश्चित अक्ष के बारे में होंगे, तो आप कह सकते हैं कि जड़त्व त्रिज्या वह लंबवत दूरी है अक्ष से जिसका वर्ग जब कुल द्रव्यमान से गुणा किया जाए तो उस अक्ष के बारे में जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। जड़त्व त्रिज्या वह दूरी है उस बिंदु की अक्ष से जहां यदि कुल द्रव्यमान को माना जाए तो घूर्णन प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जड़त्व त्रिज्या ये विचार देती है कि घूर्णन के दौरान कुल द्रव्यमान कहाँ फैला हुआ माना जा सकता है।
यहाँ आप देख सकते हैं इस संबंध में के और आई, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों एक ही घूर्णन अक्ष के लिए हैं। विभिन्न वस्तुओं के लिए, विभिन्न आकार की वस्तुओं के लिए हमने आपके त्वरित संदर्भ के लिए जड़त्व आघूर्ण की सूची दी है। लेकिन एक बात बार-बार दोहराई जानी चाहिए कि जब आप जड़त्व आघूर्ण सीख रहे हैं, तो आपको इसे घूर्णन अक्ष से अवश्य जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक गोला विचार कर रहे हैं, तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप जड़त्व आघूर्ण व्यास के बारे में सीख रहे हैं या स्पर्श रेखा के बारे में। दोनों पूरी तरह से अलग होंगे। इसलिए यहाँ सावधान रहना चाहिए कि घूर्णन अक्ष को अवश्य नोट किया जाए।